एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 बेटे थे। चारों बेटे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो बहुत समझदार थे, लेकिन किसान का छोटा बेटा कुछ कम बुद्धि वाला था। मगर उसमें एक बात थी कि जितना वो कम बुद्धि का था, उसका शरीर उतना ही ताकतवर था। वो बहुत मजबूत और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान सोचने लगा, मेरे तीनों बेटे तो बहुत समझदार हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह से चला ही लेंगे, लेकिन ये मेरा छोटा बेटा थोड़ा कम बुद्धि वाला है। न जाने आगे चलकर कैसे ये अपना गुजर बसर करेगा। क्यों ना मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों के जैसा ही है। अब इसी सोच के साथ किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे अच्छी पहलवानों वाली खाने की चीजें दी जाने लगी। किसान का छोटा बेटा बहुत जल्दी ही ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। जब बड़े बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बहुएं छोटे देवर से जलने लगी। वे आपस में बातें करने लगी। ये छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, पूरे दिन बस खाता रहता है, और हमारे पति दिन भर मेहनत में लगे रहते हैं और ये बैठे बैठे मजे करता है। ऐसा सोचकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगी तो किसान ने मन ही मन में सोचा, अब मुझे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर किसान ने किसी तरह अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। अब संयोग से किसान के छोटे बेटे पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। आसपास के इलाके में कोई भी स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। छोटे बेटे का विवाह होने के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई झगड़ा ना हो। जब चारों बेटे अलग हुए तो 3 बड़े बेटे जो कि समझदार थे, वे तो अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन छोटा बेटा जो कि पहलवान था, उसका तो बस एक ही काम था, अच्छा अच्छा खाना खाना और रोज पहलवानी करना। इसी कारण जल्दी ही उसके घर में पैसों की कमी होने लगी। जब खर्च पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे झगड़ने लगी। वो कहने लगी, तुम कोई काम धाम तो करते नहीं, दिन भर पड़े रहते हो और तुम्हें खाने में भी अच्छा अच्छा चाहिए, ऐसे में हमारा गुजारा कैसे होगा। अब इसी तरह से दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, क्योंकि पहलवान की पत्नी बहुत समझदार थी। उसने सोच विचार करके एक दिन अपने पति पहलवान से कहा, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। पहलवान बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई भी काम ही नहीं आता, मैं बस कुश्ती लड़ सकता हूँ और खाना खा सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं, तो राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे, और किसी तरह अगर नौकरी मिल भी गई तो मैं करूंगा क्या। तब उसकी पत्नी बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, लेकिन अभी के लिए जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। तुम महाराज के पास जाओ और कहना कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए, और ये बिल्कुल भी मत बताना कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। पत्नी ने पहलवान को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की तरफ चल दिया। जब वो राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बहुत हटाकट्टा बलवान आदमी उसके सामने खड़ा है। राजा ने उससे पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है, आखिर तुम यहाँ किस लिए आए हो। पहलवान बोला, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो। तब वो पहलवान कहने लगा, महाराज मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जो कि आपके राज्य में कोई भी नहीं कर पाएगा, परंतु इसके बदले में मैं आपसे 1 लाख का वेतन लूंगा। राजा कहने लगा, अच्छा तो तुम लाख रुपए की नौकरी करोगे। वो पहलवान कहने लगा, जी महाराज, इसीलिए तो मैं यहाँ आपके दरबार में आया हूँ। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी देखो तो जरा, क्या हमसे पहले कभी किसी पूर्वज राजा ने किसी लाख रुपए वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखा था या नहीं। राजा के मंत्री ने जब पुराने दस्तावेज देखे तो उन्हें पता चला कि महाराज के दादा ने भी 1 लाख रुपए वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखा था। मंत्री कहने लगा, महाराज आपके दादा ने भी 1 लाख वाले व्यक्ति को नौकरी पर रखा था। अपने मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, तो ठीक है, हम भी अपने यहाँ 1 लाख वाले व्यक्ति को नौकरी पर रख लेते हैं। यही सोचकर राजा ने उस पहलवान को 1 लाख रुपए वाले नौकर के रूप में अपने यहाँ नौकरी दे दी और कहा कि जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुलवा लेंगे, तब तक तुम हमारे मेहमान घर में रह सकते हो। अब तो वो पहलवान बड़े ही आराम से उस राजसी महल में रहने लगा और उसी दिन से वो पहलवान 1 लाख का वेतन पाने लगा। अब वो रोज पहलवानी करता, घूमता फिरता और आराम से सो जाता था। धीरे धीरे यूं ही कुछ वक्त बीत गया। एक दिन राजा उस पहलवान से कहने लगे, तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए हो,
इसलिए अपने घर हो आओ, और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अब महाराज की बात मानकर पहलवान राजा और मंत्री को लेकर अपने गांव के लिए चल देता है। पहलवान राजा और मंत्री को लेकर जब अपने घर पहुंचा तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि राजा और मंत्री उनके घर आए हैं, तो उसने उनके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाया और उन्हें अपने हाथों से परोसा। तभी राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर चली गई। पहलवान की पत्नी तो सुंदर थी ही, वो इतनी सुंदर थी कि रानी भी उसके सामने कुछ नहीं थी। राजा ये देखकर हैरान रह गया। भोजन करने के बाद महाराज और मंत्री महल वापस चले आए। अब राजा मंत्री से कहने लगा, मंत्री जी, उस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, उसके सामने तो हमारी रानी कुछ भी नहीं है। तब मंत्री ने कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी सुंदर तो है, परंतु क्या किया जाए, ये तो अपना अपना भाग्य है। किसी के भाग्य में सोना है तो किसी के भाग्य में मिट्टी भी नहीं। राजा बोला, मंत्री जी, हम पहलवान की पत्नी को पाना चाहते हैं, इसीलिए मुझे कोई तरीका बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कोई ना कोई उपाय सोचकर आपको बता दूंगा। अब राजा और मंत्री उसी दिन से पहलवान की पत्नी को हड़पने का षड्यंत्र रचने लगे। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। तभी महाराज की माँ यानी राजमाता बीमार पड़ गई। जब राजमाता बीमार पड़ गई तो महाराज ने बड़े बड़े वैद्यों को उन्हें दिखाया, परंतु कोई भी वैद्य उन्हें ठीक नहीं कर पाया। एक दिन एक वैद्य जी आए। तभी मंत्री के मन में एक योजना बनी और वो सोचने लगा, पहलवान की पत्नी को पाने का यही मौका है। पहलवान ने कहा था कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो मैं कर सकता हूँ। आज उसे उसके ही जाल में फंसाने का मौका मिल गया। अब वो मंत्री उस वैद्य के पास गया और उससे बोला, वैद्य जी, अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज करेंगे तो मैं आपको 500 सोने के सिक्के दूंगा। 500 सोने के सिक्कों की बात सुनकर वैद्य के मन में लालच आ गया। वो बोला, बताइए मंत्री जी, मुझे क्या करना होगा। मंत्री बोला, वैद्य जी, आप राजमाता के इलाज के लिए राजा से ऐसी चीज की मांग करना जो कि कहीं भी ना मिले। 500 सोने के सिक्कों के लालच में आकर वैद्य कहने लगा, मंत्री जी, मैं ऐसा ही करूंगा। अब मंत्री राजा को लेकर उस वैद्य के पास गया। वैद्य ने राजमाता की नब्ज देखी और नब्ज देखकर राजा से कहा, महाराज, इनका इलाज अब संभव नहीं है। ये सुनकर राजा घबरा गया और कहने लगा, क्यों वैद्य जी, आखिर क्या बात है, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई। वैद्य ने कहा, राजन, आपकी माता को केवल एक ही चीज ठीक कर सकती है। राजा कहने लगा, बताओ वो चीज क्या है, मैं उसे किसी भी हालत में लेकर आऊंगा। फिर वैद्य बोला, महाराज, वो चीज बहुत ही दुर्लभ है, इतनी आसानी से नहीं मिल सकती। राजा बोला, आप बताओ तो सही, मैं उस दवा को किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। तब वैद्य जी ने बताया, महाराज, यदि आप 4 हूर बिलाव जानवरों को मंगवा दें तो आपकी माता ठीक हो सकती है। उन 4 हूर बिलावों का तेल निकलवाकर यदि उस तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन में विचार करने लगा कि अवश्य ही उन जानवर को मंगवाना चाहिए। फिर राजा ने वैद्य से पूछा, वैद्य जी, वो जानवर कहाँ मिलते हैं। वैद्य कहने लगा, महाराज, वो हिमालय के जंगलों में मिलते हैं। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए, हम अभी दरबार जाकर किसी को हूर बिलाव लाने के लिए भेजते हैं। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया है और उनसे कहा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर बिलाव नाम के 4 जानवर ला सके। ये बात सुनकर सेनापति कहने लगा, महाराज, ये हूर बिलाव क्या होता है, हमने आज तक ये नाम कभी नहीं सुना। राजा कहने लगा, ये एक विशेष प्रकार का जानवर होता है जो कि हिमालय के जंगलों में रहता है। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि जिस हूर बिलाव की बात राजा कर रहे थे, आज तक किसी ने ऐसा कोई जानवर नहीं देखा था और ना ही सुना था। अब राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर बिलाव जानवर को लाना ही होगा। मंत्री कहने लगा, महाराज, जो पहलवान हमारे यहाँ केवल बैठे बैठे तनख्वाह ले रहा है वो भला किस दिन काम आएगा। क्यों ना वही इन 4 हूर बिलाव जानवरों को लाने जाए। आप उसे बुलाकर कहिए कि वो 1 महीने के अंदर उन जानवरों को ला कर दे, नहीं तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा।
महाराज, अगर पहलवान हूर बिलाव लेने जाएगा तो कभी लौट कर नहीं आ पाएगा, क्योंकि हूर बिलाव नाम का कोई जानवर होता ही नहीं है। राजा ने पूछा, क्या मतलब? आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। तब मंत्री ने महाराज को अपने द्वारा रचे गए पूरे षड्यंत्र के बारे में धीरे से बता दिया। मंत्री का षड्यंत्र सुनकर राजा बहुत खुश हो गया और बोला, वाह मंत्री जी, आपने तो बहुत अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर बिलाव लाने के लिए भेज देंगे। अगर वो खाली हाथ वापस आया तो हम उसे फांसी पर चढ़ा देंगे और फिर पहलवान की पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। अब तो राजा ने बिना देर किए कुछ सिपाही भेजकर पहलवान को अपने दरबार में बुलवा लिया। पहलवान के दरबार में आते ही महाराज उससे कहने लगे, पहलवान, तुम काफी समय से बैठे बैठे वेतन ले रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने हमारा कोई भी काम नहीं किया है। अब तुम्हारे लिए एक जरूरी काम आ गया है। पहलवान बोला, आदेश कीजिए महाराज, मैं अवश्य करूंगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव नाम के जानवरों की जरूरत है। उनका तेल निकलवाना है और उस तेल से राजमाता के शरीर पर मालिश करानी है, जिससे उनकी बीमारी दूर हो सके। राजा की बात सुनकर पहलवान सोच में पड़ गया और कहने लगा, महाराज, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये हूर बिलाव क्या होता है? राजा ने कहा, हम भी नहीं जानते, लेकिन ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो, इसीलिए हमने इस काम के लिए तुम्हें ही चुना है। बहुत सोच विचार के बाद पहलवान बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे कुछ समय दीजिए। तब महाराज बोले, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में 4 हूर बिलाव नहीं ला पाए तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। महाराज की बात सुनकर पहलवान घबरा गया और आदेश का पालन करने के लिए हिमालय की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो सोचने लगा, मैंने तो कभी इस जानवर के बारे में सुना ही नहीं, कभी ऐसा कोई जानवर देखा भी नहीं। शायद मेरी पत्नी को इस बारे में कोई जानकारी हो, इसलिए एक बार अपनी पत्नी से मिल लेना चाहिए, शायद उसे कुछ पता हो। यही सोचकर पहलवान सीधा अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पहलवान की पत्नी ने जब सारी बात सुनी तो उसने मन ही मन विचार किया, ऐसा तो कोई जानवर होता ही नहीं, शायद महाराज ने मेरे पति के लिए कोई षड्यंत्र रचा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो बोली, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 महीने का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर बिलाव मिलते हैं, तुम ऐसा करो कि मेरे मायके चले जाओ और वहीं रहना। जब तक मैं खबर ना भेजूं तब तक वापस मत आना। मैं अपने भाइयों से कहकर हूर बिलाव मंगवा दूंगी। ये बात सुनकर पहलवान खुश हो गया और अपने ससुराल चला गया और वहीं पर आराम से रहने लगा। अब पहलवान की पत्नी ने सोचा कि राजा अवश्य ही मेरे पति को ढूंढते हुए यहाँ तक आएगा। उसने सारी परिस्थितियों को पहले ही भांप लिया और अपने आंगन में 100 हाथ गहरा एक कुआं खुदवा दिया। फिर उसके ऊपर कच्चे धागों से एक चारपाई बुनकर रख दी और उस चारपाई के ऊपर अच्छे से बिस्तर लगा दिया। इधर राजा ने सोचा कि यही सही मौका है, पहलवान के घर जाकर उसकी पत्नी से अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। अगले दिन राजा ने पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी ने आकर दरवाजा खोला। द्वार पर राजा को देखकर वो बोली, महाराज, इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसलिए आप बाहर ही बैठिए, मैं आपके लिए भोजन पानी लेकर आती हूँ। राजा कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। पहलवान की पत्नी को अपने जाल में फंसाने की नियत से राजा कहने लगा, हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वो तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वो तो खुद दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा के मुख से ऐसी मीठी मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नीयत खराब है। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी और उस पर मखमल की चादर डाली थी, उसी चारपाई की तरफ इशारा करते हुए पहलवान की पत्नी ने कहा, महाराज, आप इस चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। फिर जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा तो कच्चे धागे से बुनी हुई चारपाई टूट गई और राजा सीधे उस कुएं में गिर पड़ा और उसे बहुत चोटें आई। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली,
महाराज, अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाइए। ये सुनकर महाराज सोचने लगा, ये क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। जब 3-4 दिन हो गए और राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री सोचने लगा, महाराज को क्या हुआ। महाराज तो पहलवान की पत्नी के पास गए थे, ना जाने वहां क्या कर रहे हैं, मुझे भी चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोचकर मंत्री भी पहलवान के घर की तरफ चल पड़ा। मंत्री पहलवान के दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई तो पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि राजा के मंत्री जी खड़े हैं। वो बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री कहने लगा, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वो 4 दिन से आपके यहाँ ही रुके हुए हैं। इस पर पहलवान की पत्नी बोली, वो तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ पर आए थे। ये सुनकर मंत्री सोचने लगा, अच्छा हुआ महाराज यहाँ पर नहीं है, अब मैं इससे अपने दिल की बात कह दूंगा। मंत्री पहलवान की पत्नी से बोला, मैं इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें बता दूं कि देखो, पहलवान तो अब मर ही जाएगा, वो जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि वो हिमालय के जंगलों में गया है। तुम कहाँ अकेली यहाँ रहोगी, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वो मंत्री के इरादे समझ गई। उसने फिर से दिमाग से काम लिया और मंत्री से कहने लगी, आप मेरे साथ अंदर बैठिए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी मंत्री को बुलाकर अंदर ले गई और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। मंत्री जैसे ही चारपाई पर बैठा तो वो भी सीधे कुएं में गिर पड़ा और मंत्री को राजा भी वहीं पर मिल गया। मंत्री को देखकर राजा कहने लगा, मंत्री जी यहाँ पर कैसे। तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे। राजा ने जवाब दिया कि मैं पहलवान की पत्नी की खुशामद में हूँ, अब तुम भी आ गया है तो और भी अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री कुएं के अंदर फंस जाते हैं। 2-4 दिन बीतने पर राजा के सेनापति ने विचार किया कि राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, वो भी लौटकर अभी तक नहीं आया। मुझे भी चलकर देखना चाहिए कि उनके साथ आखिर क्या हुआ है। वो कहीं पहलवान की पत्नी के पास ही तो नहीं रुक गए, न जाने दोनों वहां क्या कर रहे हैं। ऐसा ही विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर की तरफ चल देता है। सेनापति जब शाम होने पर पहलवान के घर पहुंचता है तो वो भी पहलवान की सुंदर पत्नी को देखकर अपनी नीयत खराब कर लेता है। पहलवान की पत्नी सेनापति को भी अपने घर के अंदर ले जाती है और उसी खाट पर बैठने को कहती है। जैसे ही सेनापति खाट पर बैठा तो वो भी नीचे कुएं में गिर गया, जहाँ राजा और मंत्री पहले से ही पड़े हुए थे। जब राजा और मंत्री ने सेनापति को देखा तो कहने लगे, सेनापति तुम भी यहाँ आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज आप भी यहीं हैं, मैं तो आपको ही ढूंढने आया था। राजा बोला, बहुत बहुत मुबारक सेनापति जी, आखिर आपने मुझे ढूंढ ही लिया, अब पड़े रहो मेरे साथ। अब वे सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वो तो पहलवान की पत्नी को लेने आए थे और उल्टे उनकी ही जान पर बन आई। अगले दिन राजा के कोतवाल ने मन में विचार किया कि मैं भी चलकर देखता हूँ कि महाराज, मंत्री और सेनापति अब तक क्यों नहीं लौटे। जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है वो लौटकर क्यों नहीं आता है। यही विचार करके कोतवाल भी पहलवान के घर की तरफ चल देता है। कोतवाल भी उसी प्रकार उस कुएं में पहुंच जाता है जहां पर राजा, मंत्री और सेनापति पहले से ही विराजमान थे। ये देखकर राजा कहने लगा, कोतवाल जी आप भी यहाँ आ गए। कोतवाल ने भी पूछा, राजा साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राजा बोला, वही कर रहा हूँ जो आप यहाँ करने आए थे, अब पड़े रहो इसी में। दर्शकों, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को बहुत चोटें आई थीं। कोई लंगड़ा हो गया था, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया था तो किसी की आंख चली गई थी। पहलवान की पत्नी रस्सी के सहारे थोड़ा बहुत भोजन और पानी उन लोगों तक पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सके। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब तो चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। अब राजा मन ही मन में सोचने लगा, यहाँ से कैसे निकला जाए। अब वे बहुत दुखी हो गए थे। उन्होंने आपस में सलाह की कि किसी तरह पहलवान की पत्नी से गिड़गिड़ाकर माफी मांगकर बाहर निकलना चाहिए, बाद में हम इसे इसके किए की सजा जरूर देंगे। यही सोचकर राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज लगाई और माफी मांगते हुए कहने लगा, हमें माफ कर दो और हमें यहाँ से बाहर निकाल दो।
पहलवान की पत्नी जानती थी कि अगर इन लोगों को यहाँ से ऐसे ही जाने दिया तो वे अवश्य ही हमसे बदला लेने के बारे में सोचेंगे और हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। इसीलिए उसने अपने मन में एक नई योजना बनाई और महाराज से कहा, महाराज, मैं आप लोगों को बाहर निकाल तो दूंगी और महल भी जाने दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज और उनके साथ ही उसकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। तब पहलवान की पत्नी कहती है, तो ठीक है, आप 2 दिन का इंतजार और करिए, तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुंचा देंगे। ये सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हो गए। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, आप लोग कुछ चिड़ियों के पंखों का इंतजाम करो। चिड़िया, कबूतर, मोर और अन्य सभी पक्षियों के ज्यादा से ज्यादा पंख लेकर आओ और एक कमरे में उन पंखों को भर दो। फिर पहलवान की पत्नी के तीनों जेठों के पुत्रों ने 2 दिन में ही वो कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन हुआ तो पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के पुत्रों को फिर बुलाया और उनसे कहा, आप 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। फिर तारकोल का इंतजाम किया गया, फिर उसे गर्म किया गया। जब वो पतला हो गया तो उसे ठंडा होने के लिए रख दिया गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भरकर रख दिया गया। उसके बाद पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्र की मदद से कुएं में एक मोटा सा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला और उनसे कहा, आप इस कढ़ाई में डुबकी लगाओ और इसके बाद उस कमरे में जाकर लेट जाओ। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानते हुए तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया, जिस कमरे में पक्षियों के पंख भरे हुए थे। शरीर पर तारकोल होने के कारण जैसे ही राजा पक्षियों के पंख वाले कमरे में लेटा तो उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी प्रकार एक एक करके चारों को कुएं से बाहर निकाला गया और तारकोल में नहलाया गया। उसके बाद पंख वाले कमरे में भेजकर उन्हें लिटाया गया। चारों तारकोल में डुबकी लगाने के कारण पहले से ही काले हो गए थे और अब तो उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। अब वे एक अजीब प्राणी की तरह दिखने लगे थे। कुएं में गिरने के कारण वे पहले ही चोटिल हो गए थे और इतने दिनों तक कुएं में बंद रहने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, जिस कारण वे कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन मन में सोच रहे थे कि एक बार यहाँ से छूटकर महल तक पहुंच जाए। इसके बाद इस पहलवान की पत्नी को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके में खबर भेजकर अपने पति को भी वापस बुला लिया। पहलवान जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने पहलवान से कहा, देखो, मैंने 4 हूर बिलाव जानवरों का इंतजाम कर दिया है। चारों हूर बिलाव अंदर कमरे में बैठे हैं। पहलवान ने जाकर देखा कि कमरे में बहुत ही विचित्र प्रकार के 4 जीव बैठे थे। वे देखने में तो इंसानों जैसे लगते थे। उनका शरीर काला था। उन चारों प्राणियों को देखकर पहलवान बहुत खुश हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, आप इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाइए। वैसे तो ये बड़े सीधे साधे हैं, चुपचाप चले आएंगे, लेकिन यदि इनमें से कोई भी रास्ते में उत्पात करे तो उसकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा भी साथ ले जाइए। पहलवान खुश होकर चारों को रस्सी से बांधकर उन्हें लेकर राजमहल की तरफ चल पड़ता है और अपने हाथ में एक मोटा डंडा रख लेता है। बेचारे पहले से ही घायल और कमजोर थे, ऊपर से पहलवान के डंडे का डर, इसीलिए वे चुपचाप राजमहल की तरफ चलते हैं। पैदल चलते हुए पहलवान जब राजमहल पहुंचता है तब तक शाम हो जाती है। पहलवान सोचता है, अब तो रात हो गई है, महाराज भी अपने सोने के कमरे में चले गए होंगे, इसीलिए इन्हें कल सुबह ही दरबार में पेश करूंगा। ऐसा सोचकर पहलवान उन चारों को एक कोठरी में बंद कर देता है और स्वयं जाकर सो जाता है। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति विचार करने लगते हैं कि यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवाकर हमारा तेल निकलवा देगी, क्योंकि उन्हें राजमाता को शीघ्र ठीक कराना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है। यदि हम पहचाने भी गए तो सारे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी, इसलिए जल्दी कोई उपाय कीजिए। तभी अचानक राजा कहता है, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे सोने के कमरे तक जाती है। आप लोग ऐसा कीजिए, इस पत्थर को उठाइए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए।
चारों ने जोर लगाकर पत्थर उठाया और राजा को सुरंग में नीचे उतार दिया। राजा सुरंग के माध्यम से अपने सोने के कमरे में पहुंच जाते हैं। महल में जाकर राजा जोर से आवाज लगाते हैं। रानी बाहर निकलकर राजा को देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि राजा का रूप बहुत अजीब हो गया था। उनके पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे हुए थे। ऐसा कोई जानवर या इंसान उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी जोर से चीख पड़ती है। रानी की आवाज सुनकर नौकर चाकर दास दासिया और कुछ सैनिक वहां इकट्ठा हो जाते हैं। सब मिलकर उस विचित्र जीव की बहुत पिटाई करते हैं। वे कहने लगते हैं, मारो मारो, पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुस आया है। राजा चिल्लाकर कहते रहते हैं, मुझे मत मारो, मैं महाराज हूँ। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी उनकी आवाज पहचान जाती है। तब रानी सभी को कमरे से बाहर निकाल देती है और राजा से पूछती है, यदि आप सच में महाराज हैं तो फिर आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? आपके साथ ये क्या हुआ? राजा कहते हैं, पहले शांत हो जाओ और मुझे चुपचाप नहाने के कक्ष में ले चलो और थोड़ा मिट्टी का तेल मंगवाओ, मुझे जल्दी से नहाना है। रानी अपने सेवक को कहकर मिट्टी का तेल मंगवाती है और राजा मिट्टी के तेल से नहाता है। नहाने के बाद अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। अब राजा रात को आराम से अपने महल में सो जाता है और सुबह शाही कपड़े पहनकर अपने दरबार में जाकर बैठ जाता है। इधर जब सवेरा होता है और पहलवान जागता है तो वो सबसे पहले उस कोठरी में जाता है जिसमें उसने रात को चारों हूर बिलाव को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हूर बिलाव में से एक हूर बिलाव गायब था। अब वहां केवल 3 ही हूर बिलाव बचे थे। अब तो वो डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ एक कहाँ गया? तीनों कहने लगे, देखो भाई, हमें मत मारो, हम आपको सब कुछ बता देंगे। पहलवान कहने लगा, जल्दी बताओ, क्योंकि अगर महाराज देखेंगे तो वह हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तीनों कहने लगे, देखो, जब राजा तुमसे ये पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम ये कह देना कि हमें सब पता है। ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और वो तुमसे कुछ नहीं कहेगा। ये सुनकर पहलवान खुश होकर उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित होता है। पूरा दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो जाता है। सभी दरबारी उन्हें देखकर हंसने लगते हैं और सोचते हैं कि ये तो बड़े ही विचित्र जानवर हैं। ऐसे जानवर तो हमने पहले कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा को वो तीनों हूर बिलाव सौंप दिए। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मंगवाए थे, ये तो केवल 3 ही है। एक कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान कहने लगा, महाराज, ज्यादा बोलोगे तो मैं आपकी सारी पोल खोल दूंगा और सबको सच बता दूंगा। पहलवान की ये बात सुनकर राजा सोचने लगता है, शायद इसको सब पता चल गया है। अगर इसने मेरी पोल खोल दी तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा। राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और कहा, जल्दी जल्दी नहाकर साफ सुथरे होकर वापस आ जाओ। वे तीनों अपने अपने घर गए और मिट्टी के तेल से नहाकर साफ हुए। उसके बाद राजसी कपड़े पहनकर अपने असली रूप में वापस आए। फिर दरबार की कार्यवाही स्थगित करते हुए चारों आपस में विचार करने लगे, अगर हम पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न करते तो शायद हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अब ये बात हम किसी को भी नहीं बता सकते। अगर हम लोग पहलवान और उसकी पत्नी से बदला लेने का प्रयास करेंगे तो ये बात महारानी को पता चल सकती है और पूरे नगर में भी फैल सकती है। इसलिए इस रहस्य को गुप्त ही रखना ठीक रहेगा। दर्शकों, इस रोचक और शिक्षाप्रद कहानी को ध्यान से देखें तो इसमें छिपी हैं कुछ ऐसी मोटिवेशनल सीखें जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती हैं। ये सीखें न सिर्फ आपको मजबूत बनाएंगी बल्कि आपको इतनी ताकत देंगी कि आप हर मुश्किल को हंसते खेलते पार कर लेंगे। और हाँ, ऐसी कहानियां सुनकर अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर रोजाना ऐसी ही प्रेरणा पाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सफलता का राज खोलती है। बुद्धिमत्ता की ताकत से कोई चुनौती असंभव नहीं। कहानी में पहलवान की पत्नी ने अपनी स्मार्ट सोच और योजना से राजा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी मात दे दी। ये हमें सिखाता है कि अगर आपके पास बुद्धि और विवेक है तो आप दुनिया की सबसे बड़ी समस्या को भी हल कर सकते हैं। आज से ही अपनी सोच को तेज करें, किताबें पढ़ें, नई स्किल्स सीखें और देखिए कैसे आपका जीवन एक सफल योद्धा की तरह चमक उठेगा। साहस और योजना से डर को जीतें। पहलवान की पत्नी ने अकेले ही कुआं खुदवाया, जाल बुना और राजा और मंत्री को सबक सिखाया बिना किसी डर के। ये बताता है
कि साहसिक फैसले और सही प्लानिंग से आप किसी भी खतरे को अवसर में बदल सकते हैं। अगर आप जीवन में रुकावटों से डरते हैं तो याद रखें, एक छोटा सा कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। शुरू कीजिए आज से और देखिए कैसे आपका आत्मविश्वास आसमान छू लेगा। नैतिकता और वफादारी से मिलती है असली जीत। राजा का लालच उसे गिराता है, जबकि पहलवान की पत्नी की ईमानदारी और वफादारी उसे विजयी बनाती है। ये हमें सिखाता है कि दूसरों की चीजों पर नजर रखने से सिर्फ पछतावा मिलता है, लेकिन सही रास्ते पर चलकर आप अजेय बन जाते हैं। अपनी वैल्यूज को कभी ना छोड़ें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दर्शकों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि जिंदगी में बुद्धि, साहस और नैतिकता ही असली हथियार हैं और इन्हें अपनाकर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है और आपको मोटिवेट कर गई है तो अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और बेहतर कहानियां लाने की ताकत देगा। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी सीख सबसे ज्यादा पसंद आई, ताकि हम आपके लिए और वैसा ही कंटेंट बनाएं। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि अच्छी प्रेरणा फैलाने से आपकी जिंदगी भी और चमक उठेगी। सबसे जरूरी, अगर आप रोजाना ऐसी मोटिवेशनल कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपकी सफलता का सीक्रेट है और बिना जुड़े रहकर आप ये मिस नहीं कर सकते। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां और ज्यादा प्रेरणा आपका इंतजार कर रही है। तो चलिए दर्शकों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।